प्रिय छात्रों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको इस इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स का जो लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है प्रायिकता। आज हम आपको कोशिश ये करेंगे कि पूरी प्रायिकता को बहुत कम समय में कंप्लीट रूप से आपको पढ़ाया जाए और मैं समझता हूँ, मैं प्रयास करूँगा कि वो पूर्णतः आपको समझ में आनी चाहिए। तो देखिए, प्रायिकता के विषय में हम बात करते हुए आपसे 2-3 बातें आपके सामने रखेंगे। प्रायिकता एक बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत सिंपल टॉपिक है, सब्जेक्ट सॉरी मैं कह गया मैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सिंपल टॉपिक है क्या? प्रायिकता क्या था? यूरोप में एक समय जुआरी हुआ करते थे। जब वो जुआ खेलते थे तो अधिकतर हार जाते थे। देखिए, आपने यूट्यूब पर बड़ा बड़ा देखा है, छोटी बात को कई घंटों में समझाते। मैं इसको बहुत शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूंगा आपके लिए। तो उस टाइम जब जुआरी जुआ हमें हार जाते थे तो उन जुआरियों ने उस समय के जो गणितज्ञ थे उनके सामने अपनी इस प्रॉब्लम को रखा और कहा कि सर, हम जुए में हार जाते हैं, आपने जुआ के लिए, हर व्यक्ति के लिए मैथ में कुछ ना कुछ बनाया है, एक मैथ हमारे लिए भी बना दीजिए। तो उस टाइम के गणितज्ञों ने इस जो जुआ है उस जुए पर संबंधित एक टॉपिक बनाया, जिस टॉपिक का नाम आजकल प्रायिकता है। तो प्रायिकता को जब वो बना रहे थे तो उनके दिमाग में एक वर्ड चल रहा था। मैं उस वर्ड की आपसे उस वर्ड पर बात करूंगा। तो जिस गणितज्ञ ने बनाया, सबसे पहले उसने एक वर्ड ढूंढा जिसका नाम था पॉसिबल, POSSIBLE, पॉसिबल। जब उसने एक वर्ड ढूंढा जिसका नाम था पॉसिबल, बाद में यही चलकर आजकल हम लोग प्रायिकता के नाम से उसे जानते हैं। तो उसने पॉसिबल को उसने कहा पॉसिबिलिटी, यानी पॉसिबल माने संभव, पॉसिबिलिटी माने संभावना, और उसी को आजकल हम लोग इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी या हिंदी में प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, यानी पॉसिबल से बना पॉसिबिलिटी और पॉसिबिलिटी से हो गया प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो किसी की पॉसिबिलिटी ही प्रोबेबिलिटी होती है। लाइक है, जैसे आपने क्वाइन थ्रो किया, क्वाइन थ्रो करते तो हेड और टेल आता है। जब हेड और टेल आएगा, आप किसी ने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किस इवेंट की आप चाहता है वो हेड आ जाए, तो उसके बाद हेड कितने, एक, और टोटल इवेंट्स कितने, दो। तो उसके जीतने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक उसके फेवर में है, टोटल दो है। तो प्रायिकता का कुल मात्र एक फार्मूला होता है जिसे हम कह सकते हैं कि फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। यानी आप हिंदी में इसे कहते हैं अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। जैसे एक पासे को फेंका जाए और कहे सम आने की प्रायिकता, तो जब पासे को फेंके 1 2 3 4 5 6, कोई 6 में से कोई अंक आ सकता है और सम की बात कर रहा है, तो सम किस पे होता है, 2 4 6, यानी हमारे फेवर में 3 है, 3 अंक है, 2 4 6, और कुल अंक हमारे कितने हैं, कुल अंक हमारे हो जाएंगे 6। तो प्रायिकता हो जाएगी 3/6। ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी आप लोग अपने प्रीवियस क्लासेस, आई मीन फर्स्ट ईयर और हाई स्कूल में इस चीज को पढ़ चुके हैं। मैंने उसका थोड़ा आपको इंट्रो समझाने का प्रयास किया है। अब हमारे जो इंटर मैथमेटिक्स में सबसे पहली एक्सरसाइज है जिसका नाम है, जो प्रोबेबिलिटी है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आप कहेंगे सर कंडीशनल क्या होती है? तो देखिए, बहुत सवाल करने की जरूरत नहीं, केवल टॉपिक को आप एक्सप्लेन कीजिए। मैं समझता हूं कि एट एनी कंडीशन आपको हर बात समझ में आई, पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपके सिलेबस में प्रोबेबिलिटी नहीं है। आपकी पहली एक्सरसाइज में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, दूसरे में फ्री इवेंट है, और तीसरे में है बेस थ्योरम। तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत कम समय में तीनों बातों को समझा दिया जाए। क्वेश्चन से कोई मैं 1 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है। तो कोई क्वेश्चन आपको, मैं समझता हूं मेरे समझाने मात्र से आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए, तो मैं बात शुरू करता हूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी कौन सी है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई? प्रोबेबिलिटी होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सवाल ये भी हो सकता है। तो कंडीशन का मतलब है, जैसे सपोज किया जाए एक फैमिली है, वो उन फैमिलियों का सर्वे हुआ जिनमें 2 बच्चे थे। क्या थे? 2 बच्चे। तो उनमें से अगर कोई कहे कि भैया एक ऐसा परिवार है जिसमें 2 बच्चे हैं, यदि उनमें से छोटा बच्चा लड़की हो, तो दोनों लड़की होने की प्रायिकता क्या हो? ये कंडीशनल है। यानी कंडीशन ये हो तो ये क्या होगा? यानी कि वैसे तो सीधी सीधी बात है, कोई अगर ये कहता कि भाई मेरे ये बताओ कि 2 परिवारों की बात चल रही, 2 बच्चों वाले परिवार, तो उसमें बॉय बॉय हो सकता है, गर्ल गर्ल हो सकती है, बॉय गर्ल हो सकता है, गर्ल बॉय हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा, क्वेश्चन ने ये कहा है कि अगर ये पता हो तो ये बता दीजिए। यानी 2 बच्चों वाली फैमिली की बात हुई, लेकिन वो ये कहना चाहता है कि यदि एक बच्चा लड़की हो तो दोनों लड़की होने की, यानी ये चीज ज्ञात, ये एक बच्ची लड़की है तो दोनों लड़की होने की प्रोबेबिलिटी कंडीशन बन गई। इसी प्रोबेबिलिटी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। चलिए, मैं आपको इससे संबंधित एक क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद बैक में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, प्रोबेबिलिटी मैंने अभी क्या बताया, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा, बहुत एक सिंपल सब्जेक्ट है, मतलब सॉरी फिर वही निकलता है, बहुत एक सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल टेंशनाइज ना हो। और मेरे हिसाब से मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर बात समझ में आनी चाहिए। पहले मैं एक थ्योरी वाला क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद आपको वो समझाऊंगा मैं। देखिए, चलो पहले वही बताता हूं, मैंने बच्चे की वाली बात शुरू कर, तो बच्चा वाला लेता हूं। ये क्वेश्चन नंबर है शायद, हाँ ये 12 है। मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समप्रभाव, मतलब समान है, लड़का लड़की होने में अंतर नहीं है। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे, अब 2 बच्चे हैं, तो यहां लिखिए परिवार में 2 बच्चे, 2 बच्चे ठीक होने की कुल स्थितियां, भाई 2 बच्चे हो सकते हैं तो स्थितियां क्या क्या होंगी? कुल स्थितियां एस बराबर हो सकता है B1 B1 हो, B1 B2 मतलब पहला लड़का दूसरा लड़का हो, या तो ये हो सकता है, या फिर B1 G1 यानी कि B1 G2 यानी पहला लड़का दूसरी लड़की, या फिर ये हो सकता है मान ली G1 पहली लड़की और दूसरा लड़का यानी B2, और ये भी हो सकता है G1 और G2 यानी दोनों लड़के। तो वन का मतलब पहला वाला लड़का दूसरा लड़का, ये हो सकता है। पहला लड़का दूसरा लड़की हो सकती है, या पहला लड़का पहली लड़की दूसरा लड़का हो सकता है, या दोनों लड़की हो सकती हैं। 2 बच्चों पे ये हो सकता है। अब क्वेश्चन ने ये पूछा है हमसे, मैं कंडीशन को समझाना पसंद करूंगा। देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें पूछ रहा है आपसे कि भैया ये बता दीजिए कि दोनों बच्चे के लड़की होने की प्रायिकता क्या होती है। दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, यानी हमको क्या ज्ञात है कि छोटा बच्चा लड़की है। इवन बराबर मान लीजिए क्या है, छोटा बच्चा लड़की है, छोटा बच्चा बच्चा क्या है, लड़की है, छोटा बच्चा लड़की है। अब छोटा बच्चा लड़की का मतलब हो गया कि यानी ये लड़की यानी B1 G2 हो सकता है, यानी बाद वाली लड़की है, या फिर क्या हो सकता है G1 और G2 यानी कि बाद की वाली छोटा बच्चा यानी ये वाली लड़की है। ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है। फिर कह रहा है दोनों बच्चों के लड़की होने की, दोनों बच्चों की लड़की होने की प्रायिकता क्या हो। अब समझने की बात है, दोनों बच्चे लड़की हों, E1 बराबर E2 बराबर ले लो, दोनों बच्चे बच्चे क्या हो, लड़की हो,
मैंने क्वेश्चन पहले इसलिए लिया कि आपको समझ में आए। दोनों बच्चे लड़की हूं, यानी इसका मतलब हो गया, इसको हम मिटा दो, E2 बराबर G1 G2। सवाल क्या है? सवाल ये है, समझिए, कोशिश करता हूं मैं समझाने की आपको। क्वेश्चन ये कह रहा है, सवाल को मैं प्रयास कर रहा हूं समझाने का आपको। सवाल ये है कि जन्म लेने वाले लड़का लड़की की संभावना बराबर है, तो परिवार में दो बच्चे, दोनों बच्चे की लड़की होने की प्रायिकता क्या होती? अगर कंडीशन नहीं होती, दोनों बच्चे लड़की की बात करता हूं, जीवन जीतू एक बार आया है, 1/4 हो जाता। सवाल वो नहीं कह रहा है, वो सवाल ये कह रहा है कि ये ज्ञात है, यानी ये दिया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, यानी ये वाली बात सही है। जब ये वाली बात तो E2 क्या होगा? यानी सवाल चाहता है P, यानी पता क्या है, छोटा बच्चा लड़की है, E1 पता है, तो E2 क्या होगा? यानी E2 गिवन E, जब E2 निकालना, E1 गिवन है, यानी छोटा बच्चा लड़की हो तो फिर दोनों बच्चे लड़की होने की, यानी E2 चाहिए। E1 गिवन हो तो E2 चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, याद रखिए आप लोग एक बात को कि ये फार्मूला होता है, यहां इंटरसेक्शन यहां होता है, और नीचे E1 E2 हो गया, और नीचे यहां हो जाएगा, जो नीचे वाला वो नीचे आ जाता है। अब इंटरसेक्शन कहां से लाएंगे, ये प्रॉब्लम है। तो इंटरसेक्शन के लिए डियर स्टूडेंट, इसमें क्या कॉमन है, इसमें उसमें, तो यहां लिख सकते हो P, नहीं, यहां लिखिए E इंटरसेक्शन E2 बराबर हो जाएगा, क्या कॉमन है, G1 G2। अब सोचिए कि ये ज्ञात हो तो ये निकालना, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, इसमें कितना एलिमेंट आ रहा है, 1, और कुल कितने एलिमेंट हैं, 4। अब P1, E1 का मतलब क्या है, 2 एलिमेंट है, और कुल कितने एलिमेंट है इसमें, 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये P हो जाएगा E2 अपान E1 बराबर हो जाएगा 1/2। ये आंसर आपका हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, देखिए, इसमें देखने का मतलब, हमारे पास बुक तो है नहीं, क्वेश्चन पेपर देखना पड़ता है इससे, तो यहां तक मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाली बात सही है। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट, अगला इसमें इन्होंने और एक सबूपा छोड़ दिया है कि सबसे न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो, यानी कम से कम एक लड़की ये दिया हो तो दोनों लड़की होने की। अब उसको भी ऐसे निकाल लेंगे, सेम है, यानी ये पता हो तो इसे निकालने की प्रायिकता क्या हो? मैं नहीं समझता आपको इसमें प्रॉब्लम। अच्छा, एक बात और नोटिस कर ले, अगर आपको चाहिए P A अपान B चाहिए, तो याद रखिए P A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। अगर डियर स्टूडेंट आपको चाहिए B अपान A, तो कोई टेंशन नहीं है, P A इंटरसेक्शन B बटे A है नीचे, तो A नीचे आ जाएगा। ठीक, यहां तक मैं समझता हूं आपको कोई टेंशन किसी प्रकार की नहीं हो, समझ में आएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलिए, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट से लेता हूं, इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट से मैं आपको समझाता हूं, बहुत सिंपल है। अच्छा, एक फार्मूला आप थोड़ा सा और याद कर लें, नोट रखें, P A यूनियन B बराबर P A प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। इसकी कभी कभार जरूरत पड़ जाती है, फार्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, स्टार्टिंग से क्वेश्चन आपके लेता हूं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है PE आपको दिया है 0.6, PF दिया है 0.3, और PE इंटरसेक्शन F आपको दिया है 0.2। आपसे पूछा है PE अपान F। अब मैंने बताया था अभी बेटा, यहां F नीचे है, तो क्या होगा, PE इंटरसेक्शन F ओवर PF, यानी 0.2 अपान F मतलब 0.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2/3 इज द आंसर। अगर ये क्वेश्चन पूछता F अपॉन E,
तो PE इंटरसेक्शन F ओवर PE, और ये है 0.2 और PE है 0.6, पॉइंट हट गया 2/6, या आप कह सकते हैं PF अपॉन E बराबर हो जाएगा 1/3। डियर स्टूडेंट, ये आपका आंसर यहाँ तक हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कहीं से कोई दिक्कत है। देखिए डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। मैंने समझाया कंडीशनल का मतलब ये होता है, अगर ये बच्चों वाली बात होती, कहता 2 लड़कियां होने की ब्रैकेट तो 1/4 हो जाता, लेकिन आंसर कितना 1/2। तो उसने कहा ये पता हो तो ये निकालना, बस ये कंडीशन, इसी पे ये सब डिपेंड नहीं। इसका मतलब क्या, ई ज्ञात हो तो एफ निकाल लेगी, इसका मतलब एफ ज्ञात हो तो ई निकाल लेगी। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं समझता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और चलिए आज मैं आपको बिना रुके, बहुत जल्दी, बहुत कम समय में मैं प्रयासरत रहूंगा कि ये एक्सरसाइज नहीं बल्कि पूरी प्रोबेबिलिटी आपको ये लगे कि सर इसमें कुछ है ही नहीं, हम प्रोबेबिलिटी को जाने, क्यों डर रहे थे, समझ रहे थे प्रोबेबिलिटी हार्ड होगी, टफ। ये ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। प्रोबेबिलिटी नाम की जो आप लोगों ने अपने दिमाग में बना रखा है, ये मान के चलिए प्रोबेबिलिटी कुछ है ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, सब सेम ही है, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, वैसे सब कोई डिफर तो इसमें है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। ये दिया PA बराबर 0.8, PEB बराबर दिया है 0.5, और PB/A बराबर आपको है 0.4। आपसे पूछा PA इंटरसेक्शन B, चलो निकालते हैं। PB/A बराबर बताइए क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, बड़ा साफ सी बात है, यहाँ क्या होगा, PA इंटरसेक्शन PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA। हियर दिस इज 0.4 एंड दिस इज आपको निकालना है, और ये आपको दिया है 0.8। कैंची गुणा कराइए, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। 8 चौक 32, 3.2 इज द आंसर। अगला इसमें कह रहा है PA अपॉन B। PA अपॉन B चाहिए, कोई बात नहीं, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। अब जब आपको ये चाहिए तो अब सीधी सीधी बात है कि भाई मेरे ये कितना है, 0.32 है, और PB है आपकी 0.45। इसको 0 बढ़ा सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट दे 2 16 और 2 25, ये आपका आंसर सही है। अगला पूछ रहा है PA यूनियन B बताइए। PA यूनियन B, देखो हमने आपको फॉर्मूला अभी बताया था, यहाँ PA, यहाँ PB और माइनस PA इंटरसेक्शन B। PA है डियर 0.8, 0.5 और ये 0.32। 8 5 13 हो गए, 1.30 माइनस 0.32, आंसर आना चाहिए 0.98। कितना आंसर आएगा, 0.98, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट, मुझे नहीं लग रहा है, सारे सवाल सेम हैं, किसी में कहीं से कोई दिक्कत है। ठीक है, अगला सब सेम ही है। सिक्के को उछालना है, क्या करना है, ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो कंडीशन को समझना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, एक पारिवारिक चित्र है जिसमें माता पिता पुत्र खड़े हैं। माता पिता पुत्र खड़े हैं। हाँ एक मिनट, क्या पूछा, ई अपॉन एफ शायद पूछा है इसने। एक मिनट, क्या पूछा है, ई अपॉन एफ ही पूछा, कोई बात नहीं। अब पारिवारिक चित्र है, माता पिता और पुत्र। देखें चित्र में, ये ऐसे ले लो, चित्र में माता पिता
और पुत्र के खड़े होने के ढंग, होने के कुल ढंग, यानी क्या, कैसे कैसे चित्र हो सकता है, कुल ढंग, या कुल स्थितियां लिखी, थोड़ा सा वैसा लगेगा, स्थितियां, कुल स्थितियां, चलिए बराबर। देखिए ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए स्टार्टिंग में खड़ा है, मान लीजिए फादर और मदर और सन, या फिर फादर सन मदर हो सकता है। तो पहले नंबर पे हमने फादर लगा लिया। अब क्या हो सकता है, मदर फादर सन, या मदर फादर, नहीं, मदर सन फादर, या फिर ये भी हो सकता है कि सन आगे हो, फादर मदर, या फिर सन मदर फादर। तो तीन लोग इस प्रकार से खड़े हो सकते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है कि ई जो है पुत्र सिरे पर खड़ा है, ई घटना है वो पुत्र सिरे पर खड़ा है। तो सिरे पर तो यहां पे खड़ा है एफ एम एस और एम एफ एस, पुत्र सिरे पे है ना, एस एफ एम और एस एम एफ, यानी पुत्र सिरे पे हो गया। अब सवाल कह रहा है कि पिता मध्य में खड़ा है, एफ स्थिति है, पिता मध्य में खड़ा है। अब पिता मध्य में कहां कहां है, एक तो ये मध्य में पिता है और एक मध्य में, यानी कि एम एफ एस और एस एफ एम, पिता मध्य में खड़ा हो गया। अब लिखिए ई इंटरसेक्शन है, इसमें कॉमन क्या है, मदर फादर सन, बिल्कुल कॉमन है, मदर फादर और सन। ये सन फादर मदर ये भी कॉमन है, सन फादर मदर। अब सोचिए पी ई अपन एफ पूछा है, तो फार्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ ओवर पी एफ। ये आपको दिया है 2 और कुल कितनी स्थितियां, 6, और पी एफ दिया है, एक मिनट, ये बना पी एफ हो गया आपका, ये भी 2/6, तो ये तो 1 आएगा आंसर। कितना आएगा, 1। डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर 1 ही आएगा। तो यहां तक आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक। देखिए मैं आपको टॉपिक समझाना पसंद कर रहा हूं, मैं चाहता हूं टॉपिक समझ में आ जाए, क्या है, कैसे निकालते हैं। बहुत लोग इसको कई दिनों में बहुत टिपिकल करके समझाते हैं और मैं नहीं समझता हूं। आज आपको पूरे चैनल पर, पूरे यूट्यूब पर, इससे ज्यादा मैं नहीं समझता हूं कि सिंपल तरीके से प्रोबेबिलिटी को पढ़ाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे फ्री इवेंट, यानी स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र घटना कब होगी कब नहीं होगी, इस विषय पर चर्चा मैं आपसे करूंगा। तो चलिए मैं बात शुरू करता हूं अपनी। घटना स्वतंत्र है या नहीं है, कैसे लिखेंगे। देखिए स्वतंत्र घटना क्या होती है, स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटना, देखिए पहले तो आप समझ लें स्वतंत्र घटना किसे कहते हैं। जैसे घटना एक मिश्र होती है, स्वतंत्र होती है, और एक मिश्र, एक स्वतंत्र होती है, एक अपवर्जी होती है, एक मिश्र घटना होती है। अपवर्जी, अपवर्जी मैं समझाऊं पहले तो मैं आपसे बात कर लेता हूं थोड़ा सा ज्यादा। अपवर्जी जैसे मान लीजिए अगर कहीं घोड़े दौड़ रहे हैं, कहीं रेस हो रही है, घोड़े दौड़ रहे हैं, तो उनमें से अगर मान लीजिए 5 घोड़े दौड़ रहे हैं और कोई अगर ये घोड़ा जीत जाएगा तो ये बाकी हारेंगे 4,
अगर दूसरा जीतेगा तो बाकी 4 हारेंगे, वो जीतेगा तो वो हारेंगे, वो जीतेगा तो वो हारेंगे। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी रेस कहीं हो रही है तो उनमें से कोई एक ही घोड़ा जीतेगा, चाहे वो आदमी की रेस हो चाहे घोड़े की रेस हो, कोई रेस। यानी ये घटना म्यूचुअल इवेंट है। इसका मतलब है कि एक घटेगी तो दूसरी नहीं घटेगी। इसे हम कहते हैं अपवर्ती घटना। अब हम बात आपसे शुरू करते हैं स्वतंत्र घटना। स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती है? तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो हैं यानी स्वतंत्र घटनाएं, वो घटनाएं जैसे एक बच्चा मान लीजिए वो कॉइन को थ्रो कर रहा, मैं भी कॉइन को, मान लो मेरे पे हेड आ गया, वो फेंकी, उसके पे हेड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। यानी कहने का मतलब मेरे हेड से उसके हेड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरे पे हेड आ गया इसलिए उसके पे हेड नहीं आएगा। जिस प्रकार से अभी आप देख रहे थे कि अगर कोई रेस हो रही है तो उसमें एक जीत गया तो दूसरा नहीं जीतेगा, बट मेरा ये है कि अगर मेरे पे हेड आया तो दूसरे पे हेड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। मेरे हेड आने से उसके हेड आने पर कोई फर्क नहीं है। तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र घटना। ठीक है। अब होता है मिश्र घटना। मिश्र घटनाएं क्या है? जैसे लाइक एज आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया, ये क्वेश्चन बहुत आता है, मैं आपको कोशिश करूंगा कि एक अलग से मैं आपको समझाऊं, लेकिन अभी आप समझ लीजिए। अलग से मतलब उसको समझाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा अगर इसमें सवाल मैं कराता हूं। अब मिश्र घटना क्या है? जैसे माना कोई बल्ब है और उसको, माना हमारे क्लास में 4 बच्चे हैं, उनको ये कह दिया सब इस बल्ब को फोड़ना है। माना 4 बच्चे, मान लीजिए, बहुत सारे लेंगे 50 तो कहां पढ़वाएंगे। मान लीजिए 4 बच्चे, उनको कहा सब बल्ब फोड़ना, बोले ठीक। अब पहले व्यक्ति ने मानो फेंका, तो पहला व्यक्ति फोड़ सकता है, दूसरा फोड़ सकता है, तीसरा फोड़ सकता है, चौथा फोड़ सकता है, चारों फोड़ सकते हैं। लेकिन हो सकता है पहले व्यक्ति ने बल्ब में मारा, बल्ब फूट गया, तो दूसरे का तो पता ही नहीं फोड़ सकता था या नहीं फोड़ सकता था। सब फोड़ सकते हैं बल्ब, ये बात सही, घटना स्वतंत्र है। और अब मर्जी जब होगी कि बल्ब फूट गया तो अब फूटेगा क्या? तो ऐसी घटना मिश्र मिश्र घटना होती है, यानी कि फूल फूट भी सकता है, नहीं फूट, तो ये इन चीजों में मतलब मिश्र घटना। जैसे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मान लीजिए आप, आपकी क्लास में स्टूडेंट्स है, अगर आपने किसी क्वेश्चन दिया, माना पहले स्टूडेंट ने कर दिया, तो दूसरे को पता ही नहीं चलेगा वो कर सकता था या नहीं कर सकता था, उसकी क्षमता की हमें जानकारी नहीं लगेगी। इसका मतलब घटना एक मिश्र है। और याद ये रखिए कि दोनों घटनाएं अगर स्वतंत्र है, याद करिए, और दो घटनाओं घटने की प्रोबेबिलिटी कहीं पूछी जा रही है और उनसे पूछे क्या वो फ्री इवेंट है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी की जो मल्टीप्लाई है, अगर उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के बराबर आ जाएगी तो घटना स्वतंत्र है, वरना घटना स्वतंत्र नहीं है। तो इस पूरी एक्सरसाइज में केवल पूछा गया घटना स्वतंत्र है या घटना स्वतंत्र नहीं है। तो याद रखिए कि दो प्रोबेबिलिटीज अगर आपको दी है, उनकी मल्टीप्लाई करें और उनकी इंटरसेक्शन की जो जो इंटरसेक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी है वो दोनों इक्वल आती है, तो आप कह सकते हैं कि ये फ्री इवेंट्स हैं या स्वतंत्र घटनाएं हैं या फिर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। और ऐसा नहीं है तो फिर आप कहेंगे कि साहब नहीं। ठीक है। इसके बाद अगली टॉपिक जो चलेगा उसका नाम बेस थ्योरम है। मैं इससे आपको कुछ संबंधित क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद बेस थ्योरम पे अपन, बहुत सिंपल, कुछ है नहीं इसमें बेटा, केवल घबराहट बना रखी है। टीचर्स का अपना एक अलग फंडा होता है, वो घबराहट बनाते हैं। ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पीए आपको दिया है, पीए है 3/5 और पीवी है 1/5। कह रहा है दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, लेकिन घटना या घटनाएं ए तथा बी स्वतंत्र हैं। कैसी हैं? स्वतंत्र हैं। तो आपको पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो मैंने भी बताया था कि घटनाएं स्वतंत्र होती हैं और इंटरसेक्शन चाहिए तो दोनों की गुणा के बराबर आंसर होता है। तो 3/5 गुणा 1/5, तो 3/25, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक ताश की 52 पत्तों की गड्डी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ताश की 52 पत्तों की गड्डी है, उसमें से बिना प्रस्ताव किए 2 पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों के पत्ते के काले रंग की होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। इसे वैसे एनसीआर से भी कर सकते हैं, क्रमचय से, लेकिन उससे आप मत करिए। तो देखिए, ताश की गड्डी में, ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या, पत्तों की
संख्या कितनी होती है? 52। एक ताश निकालने पर, एक ताश निकालने पर ताश की क्या होने की प्रायिकता है? ताश कैसा हो? काला। ताश के काले होने की प्रायिकता, काले होने की प्रायिकता पीई बराबर हो जाएगा ताश में। अच्छा एक बताइए, काले पत्ते कितने होते हैं? 26। तो 26/52, 1/2। अब सोचिए, सवाल ने कहा है कि दोनों पत्ते काले हों, कोई बात नहीं। अब यहां लिखें, अब ताश की गड्डी में, गड्डी लिखते हैं क्या लिखते हैं? गड्डी ही लिखते हैं। ताश की डा यहां भी लगा दो, ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या बराबर हो जाएगी 51। कितने ताश बचेंगे? 51। अब जब ताश 51 है डियर स्टूडेंट, तो सोचिए आप लोग, काले पत्तों संख्या, काले पत्तों की संख्या बराबर रह जाएगी 25, क्योंकि एक तो निकल चुका है। ठीक है, अब लिखो तो दूसरा पत्ता, दूसरा पत्ता काले होने की प्रायिकता बराबर 25 पत्ते हैं, कुल कितने? 51। अब मानो पहला पत्ता निकाला, अब दूसरा निकालेगा तो पहले पे तो डिपेंड नहीं है। ठीक है, यहां पे लिखिए दोनों घटनाएं, दोनों घटनाएं स्वतंत्र स्वतंत्र हैं, अतः दोनों पत्ते काले होने की प्रायिकता बराबर, तो मैंने कहा जो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो उनकी क्या गुणा हो जाएगी, यानी 1/2 गुणा 25/51 बराबर 25/2, 2×5 = 10, ये हो गया 102। ठीक है, चलिए अब ये तीसरा है क्वेश्चन। 3 संतरों में एक डिब्बे से 3 संतरे हैं, उनमें से एक संतरा निकाला जाता है और डिब्बा अगर अच्छा होता है उसे बेचने के लिए रखा जाता है। तो बताइए 15 संतरे हैं, 12 अच्छे हैं और 3 खराब है, तो उसलिए कैसे बिकेगा? 3 निकाल ली। अब जो ताश की गड्डी में कुल 15 पत्ते, 12 सही हैं और 3 खराब हैं, तो इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं, चाहे तो आप नोट कर लीजिए। कुल पत्तों की संख्या बराबर 15, सही संतरों की संख्या बराबर 12 और खराब संतरों की संख्या बराबर 3। तो पहला संतरा निकालने पर संतरा के सही होने की प्रायिकता हो जाएगी P बराबर लिख लिए 12/15, यानी कि 12/3 चौक 12 और 3 पंजे 15, यानी 4/5। अब ताश, अब कुल पत्ते कुल जो संतरे रह जाएंगे वो रह जाएंगे 14, और उसमें सही संतरे कितने रह जाएंगे? 11। तो दूसरी बार संतरा निकालने, अब हिंदी में लिख दीजिए, संतरा निकालने की संतरा सही होने की प्रायिकता बराबर 11/14। अब उसमें रह जाएंगे संतरे 13, और जिसमें सही संतरों की संख्या 10/13 हो जाए, और इस हिसाब से आप उनकी जो है फिर लिखें, तीनों घटनाएं परस्पर स्वतंत्र है और तीनों की फिर आप गुणा करा देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं नहीं समझता प्रॉब्लम है आपको, क्योंकि मैं नहीं समझता कि क्वेश्चन को लेंदी खींचने से कोई फायदा है। पेपर का समय चल रहा है तो समझना आपको ज़्यादा है। तो इस प्रकार से ये थॉरेटिकल सवाल का आप कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि आपको कहीं प्रॉब्लम है। अब विष्णु ने कुछ पूछा है, जैसे ये कह रहे हैं
ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि पी ए बराबर 1/2, पी ए बराबर 1/2 और पी बी बराबर दिया है इन्होंने, क्या कह रहा है सर, पी डैश, नहीं पी बी बराबर, एक मिनट, पी बी बराबर पी दिया है, पी बी बराबर पी दिया है और कह रहा है पी यूनियन बी, पी ए यूनियन बी आपको दिया 3/5। तो सवाल पूछा है घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, अच्छा पी का मान बताना है, घटनाएं अपवर्जी हैं और घटनाएं स्वतंत्र हैं तो पी का मान बताना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। देखिए जब घटनाएं होना परस्पर अपवर्जी अपवर्जी हों, तो अपवर्जी का मतलब क्या कॉमन नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0, उनमें कुछ कॉमन नहीं होगा। अब फार्मूला हमारा क्या है, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये वैल्यू है आपकी 3/5 और ये है 1/2, ये पी है और इसकी वैल्यू 0। 3/5 माइनस 1/2 बराबर पी और पी बराबर एलसीएम हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 2 3 6 माइनस 2 पंजे बराबर 5 बराबर 1/10। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है, जब घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हो, तो आपको मैंने बताया है पी ए यूनियन बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। डियर स्टूडेंट, ये दिया है आपको 3/5 और ये है आपका 1/2, ये है पी और आपको मालूम है जब इंटरसेक्शन घटना स्वतंत्र है तो इंटरसेक्शन क्या होता है, पी ए इंटू पी बी। यहाँ देखें 3/5 माइनस 1/2 पी और इसका मान हो जाएगा 1/2 और इसकी वैल्यू है पी बी की पी। अब यहाँ स्टूडेंट एलसीएम ले लें 10 और ये 6 माइनस 5, एलसीएम यहाँ 2 ले लें तो 2p माइनस पी, यानी आंसर हो जाएगा 1/10 बराबर p/2। कैंची गुणा करा लीजिए आप लोग, तो ये हो जाएगा p बराबर हो जाएगा 2/10 या बराबर 1/5, यानी अगर ये कंडीशन है तो p का मान क्या होगा, 1/5। डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन है, कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं ड्रॉप नहीं करना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूं आपको समझ में आए। डियर स्टूडेंट, मेरी ये कोशिश है कि बिल्कुल पेपर में बच्चे को, मैं कोशिश एक और मैंने बताया था आपको, मैं दोबारा फिर बता देता हूं कि मैं अप्रैल से, 1 अप्रैल के समथिंग मैं आपको शुरू से एक एक क्वेश्चन 1 बाई 1 कराऊंगा। आप अपने उन सभी मित्रों को अवगत करा दें जो इस समय कक्षा 11 में हैं और उनके लिए उसका बेनिफिट मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 9 कह रहा है, ये कुछ अजब सी क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराहट नहीं। आपको अगला क्वेश्चन दिया है पी ए बराबर 1/4 पी बी बराबर है 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया है 1/8। पी ए 1/4 है, पी बी 1/2 है और 1/8 आपसे पूछा पी ए नहीं और बी नहीं। पी ए नहीं और
बी नहीं, स्टूडेंट इसे निकालना है। एक बात याद रखिए डियर स्टूडेंट, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको बताना चाहता हूं कि और अंग्रेजी का बड़ा खेल है, और है, और को मैथ की भाषा में इंटरसेक्शन कहते हैं, ठीक है। और हिंदी में और या को मैथ की भाषा में यूनियन कहते हैं। ये याद रखना, रफली चाहे कहीं नोट कर लेना, बढ़िया चीज है। चलिए मैं इसको मिटाता हूं, क्वेश्चन पे चलते हैं। पी ए नहीं, और मतलब इंटरसेक्शन बी नहीं। एक फार्मूला होता है, फिर याद कर लीजिए, अगर ये डैश दोनों पर हो तो इस चूल्हे को अगर उल्टा कर दे, यानी इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज करेंगे तो होल डैश हो जाएगा। चलिए अब मैं आपसे बात शुरू करूं। मेरा फार्मूला था पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये तो हमको निकालना तो ये है, चलिए बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू 1/4 है, ये 1/2 है और 1/8 है। एलसीएम हो गया 8 और 4 से करिए 2, 2 चौक माइनस 1 यानी 5/8। हमको चाहिए पी, पी ए नहीं और बी नहीं, मैंने बताया इसको आप ले सकते हो। अगर याद रखिए ये डैश अगर होल पे जाता है तो चूल्हा उल्टा हो जाता है, इंटरसेक्शन है तो यूनियन बन जाएगा और यूनियन है तो इंटरसेक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट ये हो गया। अब ये पता आपको मालूम है कि 1 माइनस इसको कर सकते हैं ए यूनियन बी, क्योंकि होने प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। 1 माइनस 5/8 लघुत्तम 8 माइनस 5 तो बराबर हो जाएगा 3/5। ये आपका आंसर सही है। मैं नहीं समझता कि आपको यहाँ तक 3/5 की 3/8 भाई मेरे 8 ही तो है ये, तो यहाँ तक ही क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए इस एक्सरसाइज में मुझे नहीं लग रहा कि कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, अगर हो तो आप मुझे बताइए। और हाँ, ये समस्या वाला देख लीजिए, ये पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलिए पेपर में क्वेश्चन नंबर 14 है। चलिए मैं बताता हूँ, आप लोग ध्यान दे लीजिए। एक विशेष समस्या ए और बी को स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता 1/2 और 1/3 है। हम दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करने का प्रयास करते, समस्या हल हो जाएगी। उनमें से कोई एक समस्या हल कर लेगा। अब देखो ये कितना अजीब बात है, कोई एक हल करे और समस्या हल हो जाए। तो कि मैं अपने बेस से पढ़ाता हूं, मैं इस बात को नहीं मानता बिल्कुल। देखिए समस्या आपको दिया, एक समस्या हल होने यानी पी ए समस्या हल होने प्रायिकता है आपको 1/2 और दूसरी की संप्रायिकता है 1/3। अब सवाल यह है कि समस्या हल हो जाए। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि यह हर बार समस्या है। क्या समस्या है? समस्या ये है, समस्या खुद एक समस्या है। कहते हैं समझ समझ को समझना भी, समझ 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 के जो ना समझे वही तो बेचारे ना समझे। अब समस्या ये है कि अगर कोई समस्या है और समस्या मान लीजिए किसी स्टूडेंट के सामने रखी, 2 लोग हैं, पहले को पता है उसने हल कर दी तो दूसरे को मौका ही नहीं मिला, तो कौन सी घटना मिश्र है? स्वतंत्र स्वतंत्र भी है, कर सकते हैं दोनों समस्या हल और नहीं भी कर सकते। तो इसका तरीका मेरे हिसाब से इसलिए कि दोनों, अच्छा दोनों समस्याएं हल नहीं कर सकते तो आप ऐसे करके याद रखिए, मैं अपने क्लास में पढ़ाता हूं, ना ना करके 1 माइनस कर बैठे तो सबकी ना वाली निकाली, यानी सबके द्वारा ना होने की, और हो जाने की तो 1 में से घटा दीजिए, ठीक है। तो यहां लिखो ए के द्वारा द्वारा क्या लिखा है? समस्या ही है, समस्या ए के द्वारा समस्या हल
ए के द्वारा समस्या, समस्या ऐसे भाई, समस्या, हाँ सही लिखा, ए के द्वारा समस्या हल ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी, पी ए डैश, तो 1 - 1/2, 1 - 1/2, एलसीएम 2, 2 - 1 यानी 1/2। ठीक है। बी के द्वारा, बी के द्वारा समस्या हल ना होने की प्रायिकता बराबर पी वी डैश 1 - 1/3, एलसीएम 3, 3 - 1, 2/3। ठीक है। दोनों के द्वारा, दोनों के द्वारा, के द्वारा समस्या हल ना होने की न होने की प्रायिकता बराबर, अब दोनों घटनाएं तो स्वतंत्र है, वो अब मिस तो इसलिए है कि एक कर लेगा तो दूसरे को मौका नहीं मिलेगा, तो दो ऐसा हो सकता है दोनों पे क्वेश्चन ना हो, बिल्कुल हो सकता है, और ना वालों की गुणा करा दी, पी ए डैश इंटू पी बी डैश बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा 2/3, आंसर आ जाएगा 1/3। ये दोनों द्वारा समस्या न हल करने की प्रयत्न, दोनों हल नहीं हो रही। अब यानी कि समस्या हल होने की प्रयत्न, समस्या हल होने की प्रायिकता बराबर, दोनों ना की है तो 1 - 1/3 कर सकते हैं, एलसीएम 3 और 3 - 1 बराबर जाएगा 2/3। ये आंसर आपका ज्यादा उचित माना जाएगा। अब है किसी एक के द्वारा समस्या हल करने। अब एक के द्वारा का क्या मतलब है, तो डियर स्टूडेंट, एक के द्वारा का मतलब पहला कर दे तो दूसरा ना करे, और दूसरा कर दे तो पहला ना करे, तो इसका मतलब क्या हो गया, सोचिए, विचार करिए। इसका मतलब ये हो गया, देखिए, एक के द्वारा यानी किसी एक के द्वारा, किसी एक के द्वारा, मुझे लग रहा है इंक कम हो रही है, किसी एक के द्वारा, किसी एक के द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता बराबर, एक के द्वारा हल होने, या तो जैसे पी ए कर दे तो इसका मतलब क्या, पी बी ना करे, ना करे मतलब पी बी बी, पी बी डैश, या ए ना करे और कौन कर दे, बी कर दे तो पी बी। अब एक बात, इसमें प्लस क्यों आया, मैंने बताया था जब घटनाएं अपरजी होती हैं तो वो जुड़ जाती हैं, या तो ये काम सही है या फिर ये काम सही है। चलिए, अब पी ए कितना दिया है, 1/2, पी बी नहीं होने की 2/3, पी ए डैश न होने की वो भी 1/2 है, पी बी यानी कि होने की 1/3, तो एलसीएम हो गया 2/3 दूनी 6 प्लस 1/6, लघुत्तम हो जाएगा 6, 2 + 1 बराबर 3/6, और आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, लक्ष्य हो, इस प्रकार की चीजें कोई भी हो, तो मैं नहीं समझता आपको प्रॉब्लम है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो डियर स्टूडेंट्स,
अब मैं समझता हूँ मेरे द्वारा जो पहली और दूसरी एक्सरसाइज है जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और जो फ्री इवेंट्स से संबंधित है वो शायद समझ में आपको आया होगा। अब मैं अपना जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वो देखिए उसको वो एक बेस थ्योरम है, उस पर डिपेंड करती है। अभी बेस थ्योरम क्या है ये सवाल ज्यादा अहम हो जाता है। अच्छा एक बात और याद रखिए आप लोग, बेज प्रमेय बेज प्रमेय पर आधारित है। इसको लोग कई घंटे दो दो ये बेज थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जिस पर लोग कई घंटों के वीडियो बनाते हैं, फिर भी बच्चा समझ नहीं पाता है कि बेज थ्योरम है क्या। आज मैं आपको बहुत ही कम समय में बेज थ्योरम का जो आपके दिमाग में एक बुखार है वो आज खत्म हो जाएगा कि बेज थ्योरम कुछ नहीं है, सबसे सिंपल एक्सरसाइज है बेज थ्योरम। चलिए स्टार्ट करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, बेज थ्योरम में होता क्या है और सवाल क्या है। बेज का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप सपोज करें दो बॉक्सेस हैं, मैं आपको थोड़ा हिंदी में लूं। पहले एक दो बॉक्स है, मान लीजिए एक बॉक्स है पी और एक बॉक्स है क्यू, दो बक्से हैं ये। इसमें कुछ रेड बॉल है और इसमें कुछ ब्लैक बॉल है, इसमें भी रेड बॉल है और इसमें भी ब्लैक बॉल है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि एक थैला है उसमें कुछ रेड बॉल है कुछ ब्लैक बॉल्स है, वो संख्या बताएगा। ऐसी दूसरे थैले में कहेगा तो बताइए कि दोनों से माना अब एक गेंद निकालेगी, दो थैले, अब इस थैले से निकालें या इस थैले से, तो दो तो एक थैले में इतनी गेंदें लाल हैं, इतनी मान लीजिए ब्लैक है, इतनी इसमें रेड है उतनी ब्लैक है। तो कह रहा है किसी एक थैले से एक गेंद निकालो। अब सोचिए कि एक गेंद थैले से निकालें तो अब तो कह रहा गेंद तो रेड है, लेकिन इस बात की प्रयोक्ता कि वो पहले थैले से निकाली गई। इस तरह से क्वेश्चन होगा, जैसे मैं आपको फिर समझाता हूं। अब मान लीजिए सपोज करें सबसे पहले आप क्या चूज करेंगे, थैला या बॉल। जाहिर सी बात है कि आप लोग थैला चूज करेंगे कि भाई पहले ये थैला सही रहेगा ये थैला सही रहेगा। तो जैसे मान लीजिए किसी माना इस थैले को चूज करने की प्रोबेबिलिटी E1 है और इसको प्रोबेबिलिटी E2 है, तो PE1 जो PE1 हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 और PE2 भी हो जाएगा 1/2 कि किस थैले को चुना जाए। अब इससे रेड बॉल निकालना, माना ए जो प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल की है, तो PA कौन से थैले से निकालें, लाल से, मतलब पहले थैले से रेड बॉल निकाल, तो ये आंसर यह निकाल लेंगे। ऐसे ही रेड बॉल किससे, दूसरे थैले से, यह निकाल लेंगे। आपसे सवाल ने कहा नहीं भैया हमको ये नहीं चाहिए, बोले बॉल तो रेड है, बॉल तो रेड है लेकिन वो पहले थैले से निकाली गई ये बात, अब ये बात निकालना है। अच्छा आपकी चाहत क्या है कि पहले थैले से बॉल रेड हो जाए E/E1। अब आप रेड बॉल कैसे कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रायिकता का जो मेन फार्मूला है वो कुछ ये है कि फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, यानी अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। चलिए तो पहले थैले से वो निकाल सकता है कौन सी गेंद, रेड, यानी A/E1। ऐसा ही वो ऐसा दूसरे थैले से भी रेड गेंद निकाल सकता है, यानी A/E2। तो ये तो ही अगर थैले 3 होते तो यहाँ PE3/A/E3 ये हो जाता है। यही बेस थ्योरम है। इसी में लोग सोचते पता नहीं कितना हार्ड क्वेश्चन है क्या है, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए पहला जो क्वेश्चन है इसका वो बेस थ्योरम की तरह बेस थ्योरम का नहीं है। आप कहेंगे अरे सर कैसी बात करी, हाँ ये बेस थ्योरम की तरह है, पूरा बेस नहीं। बेस क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। चलिए मैं पहला करा देता हूं, आप कहेंगे सर आधा कराया नहीं कराया, लेकिन आपको मैंने बेस पढ़ाई है
तो बेज ऐसा कर लीजिए, चलिए पहला क्वेश्चन लिख कर लीजिए। बेज फॉर्म में पहला बेज पे नहीं है, पूरा बेज नहीं है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन से लेके सारे बेज ही बेज हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं और एक गेंद निकाली जाती है। निकालने के बाद उसका रंग नोट करके उसी में कलश में रख दी जाती है। पुनः उसी रंग की 2 गेंदें निकाली जाती हैं और कलश में रख दी जाती हैं तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? सवाल ही है, कोई बात नहीं। क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, कलश में क्या लेंगे ना, कलश, कलश में लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या बराबर है 5। कलश में काली गेंदों की जो संख्या है वो भी 5 है, यानी लाल भी 5 है। और अब सवाल ये कह रहा है कि पहली गेंद निकालो, देखो फिर उसमें रख दो। माना पहली गेंद, पहली गेंद लाल है, लाल निकालो कोई दिक्कत नहीं, लाल है, लाल हो, पहली गेंद लाल हो, तो लाल होने की, लाल हो की प्रायिकता क्या हो जाएगी, यानी 5/10 यानी 1/2। अब 5 यानी 1/2 हो गई। अब उस गेंद को तो उसमें रख ही दिया, 2 उसी रंग की गेंदें उसमें और रख दी गई। ठीक है, ठीक है, तो इस गेंद को पुनः कलश में रखने के बाद 2 गेंदें, 2 लाल गेंदें, जिस रंग की होती उसी रंग की 2 लाल गेंदें और कलश में रख दी जाती हैं, रख दी जाती हैं। तो दूसरी गेंद, दूसरी गेंद लाल होने की, लाल होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा 7/12। क्यों? देख के उसे वहीं रख दिया तो गेंद तो उसमें 10 ही रही, 2 लाल और रख दी, लाल कितनी होंगी 7, कुल कितनी होगी 12। ठीक है, अच्छा चलो, यदि पहली गेंद, पहली गेंद काली हो, गेंद काली हो, या पहली पहली गेंद काली हो तो काली निकली, तो पहली गेंद, गेंद काली होने की प्रायिकता बराबर हुई है 5/10 बराबर 1/2। अब इसी रंग की गेंद रखी जाएंगी, यानी कि काली रखी जाएंगी। ठीक है, तो इस गेंद को कलश में रख 2 काली गेंदें, 2 काली गेंदें और रख दी जाती हैं, और रख दी जाती हैं। अब 2 काली और रख देंगे। अब कलश में काली गेंदें कितनी होंगी 7, कुल गेंदें कितनी 12, लेकिन लाल गेंदें 5 होंगी। तो दूसरी गेंद, दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता, लाल
होने की प्रायिकता बराबर। तो दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता की, लाल है 5 और कुल है 12। अब एक बात बताइए, दूसरी गेंद मतलब सवाल ये है, कहाँ गया भाई मेरे, फिर आगे पीछे हो गया क्या। हाँ, ये बेस थ्योरम का सवाल नहीं, बेस थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन है। सवाल ये कह रहा है, पुनः यहाँ दो गेंदें अतिरिक्त गेंदें रख दी जाती हैं कलश में, दो गेंदें दूसरी गेंद के लाल होने के लिए, तो दूसरी दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता, यानी लाल होने की कुल प्रायिकता कितनी, लाल होने की प्रायिकता बराबर, हो सकता है पहली लाल हो और दूसरी भी लाल निकल आए, यानी 7/12। हो सकता है पहली काली निकली हो और दूसरी लाल, यानी तो ये गेंदें मतलब कुल कितने प्रकार से लाल हो सकती हैं। तो पहली लाल दूसरी लाल हो सकती थी, या पहली काली दूसरी लाल हो सकती है, दूसरी लाल होने की ये कुल कंडीशन हुई, और घटना कैसी, परस्पर अपवर्ती, तो ये क्या जुड़ जाएगी, तो बराबर हो जाएगा 7/24 प्लस 5/24, एलसीएम 24, 7 + 5 बराबर 12/24 बराबर 1/। तो डियर स्टूडेंट, ये सवाल फुल्ली बेस थ्योरम नहीं है, लगभग बेस थ्योरम है। बेस थ्योरम की पहचान होती है कि कोई दो एलिमेंट, आपको दो चीजें गिवन है, पहले इनमें से किसी एक चीज को सिलेक्ट किया जाएगा, फिर उसमें से अंदर रखी हुई चीज को सिलेक्ट किया जाएगा, फिर सवाल अपने आप को टर्न करेगा और कह देगा ठीक है आप ये कह रहे वो तो सही है, लेकिन ये पहले आदमी ने पहले थैले से हुआ, दूसरे थैले से हुआ, या तीसरे थैले, इस प्रकार की घटना होगी, तो वो बेस थ्योरम होती है। तो मैंने आपको बेस थ्योरम समझाई, ये बेस थ्योरम लगभग है लेकिन फुल्ली बेस नहीं है। अब मैं आपको क्वेश्चन जो कराने जा रहा हूं वो फुल्ली बेस थ्योरम पे होगा, और अगर एक क्वेश्चन आपने ध्यान से समझ लिया तो पूरी बेस थ्योरम में वादा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसे आप नहीं कर सकते। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, आप स्क्रीनशॉट तो शायद ले लिया होगा आपने। चलिए, चाहे इधर का रहने दो, मैं इधर आपको समझाता हूं, देखो कैसे कैसे, उसको रहने दो, उस आधारित आप समझ लोगे। एक क्वेश्चन सही करके अगर आपने समझ लिया तो बेज का नाम ही खत्म, बेज कुछ है ही नहीं, वो तो केवल डर बना दिया है बेज का। चलिए, यहाँ पी था ऐसे करके, आप देखिए अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए ये कह रहा है इसमें, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें, पहले थैले में, तो यहाँ लिखेंगे पहले थैले में, यहाँ शुरू करते हैं, चलो कोई बात नहीं, पहले थैले में, पहले थैले में लाल गेंदों की संख्या बढ़ाओ। देखिए डियर स्टूडेंट, यहां तक आप पहले 1 मिनट मैं समझाता हूं, 1 सेकंड रुके। हाँ तो डियर स्टूडेंट, मैं ये कह रहा था कि ये जो बेस थ्योरम है इस पर ये आधारित, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो फुल्ली आधारित नहीं था। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहले थैले में एक्चुअल क्या है, वो मोबाइल से मैं क्योंकि मेरे पास एक्चुअल क्या है, बुक फिलहाल नहीं है, बच्चों ने खुद ही है, और मास्टर के पास बुक का काम ही क्या है, तो मोबाइल में उसको क्वेश्चन जो होता है वो मोबाइल शट डाउन हो गया, इसलिए मुझे बीच में रोकना पड़ा ये। चलिए कोशिश करता हूँ मैं समझाने की आपको। तो पहले थैले में लाल गेंदों की संख्या 4 दी गई, ठीक। तो और पहले थैले में जो काली गेंदें हैं, काली गेंदें हैं उनकी संख्या भी आपको 4 है।
दूसरे थैले में लाल गेंदों की संख्या है वो 2 है। दूसरे थैले में जो काली गेंदें हैं उनकी संख्या है आपकी 6। तो डियर स्टूडेंट, वो कह रहा है कि पहले थैले में लाल गेंदों की संख्या 4 है और काली गेंदों की संख्या भी 4 है, जबकि दूसरे थैले में लाल गेंदों की संख्या 2 है और काली गेंदों की संख्या 6 है। तो कह रहा है किसी एक थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, गेंद तो लाल निकल आई, लेकिन इस बात की प्रायिकता बताइए कि वह पहले थैले से निकाली गई है। तो देखिए स्टूडेंट, यहां मैं E1 बराबर लिखता हूं पहला थैला। अगर कहीं पहला थैले की बात होगी तो E1 लिखा जाएगा। E2 दूसरा थैला और A मतलब है लाल गेंद। कहीं लाल गेंद लिखना होगा तो A लिखेंगे। अब सबसे पहले आप क्या सिलेक्ट करें कि सबसे पहले आप थैला सिलेक्ट करेंगे। अब दो में से कोई एक थैला लेना है तो P1 यानी लाल थैला लेने के लिए क्या होगा, पहले थैले के लिए 1/2, सॉरी लाल नहीं, पहला थैला, और दूसरे थैले के लिए प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो जाएगी। यानी पहला चुनेंगे 2 में से और दूसरा चुनेंगे तो फिर 2 में से। अब ए है लाल गेंद, यानी गेंद पहले थैले से लाल निकाली जाए तो गेंद तो लाल निकले, थैला कौन सा हो, पहला। अब पहले थैले में लाल गेंदें हैं 4 और कुल गेंदें 8 यानी 1/2। अब पहले थैले से थैला हो दूसरा और गेंद हो लाल तो फिर ये कैसे निकलेगी, तो दूसरे में लाल और कुल कितनी है 8, 6 और 2 8। अब सवाल ये उठ रहा है उसकी मर्जी क्या है कि भैया गेंद तो लाल निकल आई है लेकिन वो पहले थैले से ली गई, इसी को बेच कहते हैं। समझ में आया कि पहले थैले में लाल गेंद, दूसरे में लाल, कुल 8 हो गई, पहले में लाल दूसरे में। तो सबसे पहले यू सिलेक्ट द बैग, तो पहले थैले को सिलेक्ट करने के बाद दूसरे थैले को 1/2। अब पहले थैले में गेंद लाल निकली तो 4, कुल 4 है और कुल 8 हो, लाल 4 कुल 8। और दूसरे थैले से लाल गेंद तो 2/, ये 2 है कुल और कुल उसमें 8। अब सवाल ये नहीं कह रहा है, सवाल ये कह रहा है भैया गेंद तो लाल निकल आई, थैला पहला था, जिससे वो गेंद निकाली गई वो थैला पहला था। यानी बाद वाली बात जो बीत जाती उसे वो जो पहले बीतती उसे बाद में पूछता है, याद ये रखिए आप। तो यहां पर अच्छा आपकी मर्जी क्या है कि पहले थैले से गेंद निकल आए कौन सी, लाल, A/E1। अच्छा लाल गेंद किस किस से निकाल सकते हो आप, तो पहले थैले से लाल गेंद निकल सकती है, प्लस दूसरे थैले से लाल गेंद निकल सकती है, इतना ही तो हो सकता है। अब डियर स्टूडेंट एक बात ध्यान देना, हमने पढ़ा है कि अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, तो आपको ये चाहिए और कुल इतना हो गया। चलिए ये हो गया 1/2 गुणा, इसकी वैल्यू है आपकी, काट दिया है यहाँ, चलो कोई बात नहीं, ना काटो तब भी ठीक है। 2 एकन 2, 2 चौक 8, 1/4। अब इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 प्लस इसकी कितनी है 1/2 और 1/2 प्लस इसकी 1/2 गुणित 1/4, अभी हो गया 1/4 और यहां पर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8। चलिए यहां आ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका हो जाएगा 1/4, नीचे लघुत्तम हो जाएगा आपका, नीचे लघुत्तम हो जाएगा 8, तो 2 चौके 8 यानी 2 प्लस 8 एकन 8 यानी 1, तो 1/4 गुणा 8/3, 4 दूनी 8 यानी 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए डियर स्टूडेंट, अब मैं और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ज्ञात की एक महाविद्यालय में छात्र में 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। चलिए, और वो कह रहा है पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हुए छात्रावास में रहने वाले को 30% और छात्रावास में न रहने वालों को 20% को ग्रेड ए मिला। वर्ष के अंत में महाविद्यालय में एक छात्र को यदि छात्र चुना गया, उसके बाद ग्रेड ए मिला, इस बात की प्रायिकता ज्ञात की वह छात्रावास में रहने वाला था। ये है, जो चीज पहले होगी उसे बाद में पूछ लेगा। चलिए यहां से लिखते हैं। ऐसे लिख ली E1 बराबर छात्र छात्रावास का हो, कहां का हो, छात्रावास का हो। दूसरी E2 छात्र छात्रावास का ना हो। यानी अगर हम E1 लिखेंगे तो उसका मतलब छात्रावास का है, और हम E2 लिखेंगे इसका मतलब छात्रावास का नहीं है। अच्छा, ए बराबर हम लिख लें ए ग्रेड प्राप्त करता हो, ए ग्रेड प्राप्त करता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बहुत सिंपल भी, इसको लोग डराते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखेंगे छात्र छात्रावास का है। अब छात्र के छात्रावास के होने की प्रोबेबिलिटी है 60%, यानी 60/100, या आप कर सकते हो 6/10। ज्यादा कैलकुलेशन मत करिए, 6/10 करिए। दूसरा E2 छात्र कहाँ का है, छात्रावास का नहीं है, तो वो 40%, 40/100 या 4/10। ठीक है। अब उसे ग्रेड ए मिला, ए ग्रेड मिलने को ए हमने लिखा है, लेकिन वो छात्र छात्रावास का था। इसे जब चेक किया गया तो ये छात्रावास में रहने वालों को ग्रेड ए मिला 30%, यानी 30/100 या 3/10 कर सकते। ग्रेड ए तो मिला, लेकिन छात्र छात्रावास का नहीं था, तो ऐसा है 20/100, यानी कि 2/10। ठीक है। अब सवाल ये कह रहा है कि ग्रेड तो ये मिल गया, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो छात्र कहाँ का था, छात्रावास का। तो यानी चाहते ये हैं कि ग्रेड तो मिल गया ए, लेकिन वो छात्र छात्रावास का था। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने कहा बेज है, आपकी चाहत क्या है कि छात्रावास के लड़के को ग्रेड मिल जाए A/E1। अच्छा, ग्रेड कुल किन्ने किन्ने मिल सकता है, PE1 पहले को ग्रेड ए मिल सकता है, या फिर दूसरे को ग्रेड ए मिल सकता है, या फिर तीसरा तो है नहीं। चलो कोई बात, यहां तक आप छोड़ दें, बराबर इसकी वैल्यू 6/10 और E1 और ग्रेड मिलने की 3/10। यहां पर 6/10 गुणा 3/10 प्लस बिना छात्रावास वाले को ग्रेड ए मिल जाए तो 2/10, तो 6×3 = 18 ये हो गया 100, और 18/100 प्लस 4×2 = 8/100। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम एलसीएम लेते हैं 18/100, यह एलसीएम हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा, 100। अब यहां रह जाएगा 8 + 18 + 8, 100 कैंसिल हो जाएंगे, तो 18/18 और 8 = 26। अब ये 2 से काट दिए, 2 नेम 18 और 2 13, यानी 9/13 इसका आंसर आएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और देख लें। देखिए, घबराए ना, 3 होते तो यहाँ एक और जुड़ जाता, और अगर यहाँ 3 होते तो प्रोबेबिलिटी
जैसे 3 थैले होते तो पहले के 1/3, दूसरे के 1/3, तीसरे की फिर 1/3 हो जाती, और 3 होते तो फिर नीचे 3 हो जाता। घबराहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी मैंने इतनी कोशिश की है कि सिंपल हो जाए। अगला क्वेश्चन है, एक बहुविकल्पीय प्रश्न को उत्तर जानने में विद्यार्थी एक उत्तर में अनुमान लगाता है। ठीक, कोई बात नहीं। और उसका उत्तर जानने की प्रायिकता 1/2 और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। ठीक है, फिर वो छात्र द्वारा प्रश्न का उत्तर का अनुमान लगाने में सही उत्तर, अनुमान लगाने वाले का सही उत्तर आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फिर 1/4 है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि व्यक्ति का प्रश्न तो उत्तर तो सही है, लेकिन वो उस व्यक्ति ने दिया है जो वो व्यक्ति जानता है। चलिए, E1 बराबर उत्तर जानता है, उत्तर जानता है, अरे यार, उत्तर जानता है। E2 अनुमान लगाता है। क्या कहता है? अनुमान लगाता है। यानी तो ना गांव में कहते तुक्का लगाना, अनुमान लगाता है। एक तो जानता है, एक व्यक्ति अनुमान लगाता है। अच्छा, ए बराबर मान ली उत्तर सही है, उत्तर सही, उत्तर कैसा है? सही उत्तर, ऐसे लिख लीजिए, सही उत्तर। अब जो उत्तर जानता है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी है 3/4, और जो अनुमान लगाता है उसकी प्रायिकता आपको दी है 1/4। ठीक है, फिर अच्छा एक बात बताइए, तो अनुमान लगा के सही उत्तर देने की प्रायिकता फिर 1/4, अच्छा कोई बात नहीं। एक बात बताइए, आप जब कोई व्यक्ति जानता ही है, मान लो आपके पिताजी हैं, आप उन्हें जानते हैं, तो ये बात सही होगी गलत होगी? तो सही होगी ना। जब कोई उत्तर जानता है तो सही तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब जब कोई बात आपको मालूम है कि कंप्लीट सही होती है तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? एक श्योर इवेंट होती है। जैसे मैंने आपने कॉइन थ्रो किया, हेड या टेल पे लगाया, हेड या टेल आने की, तो आपने कहा दोनों पे लगा दी, तो 2/2 यानी 1, तो श्योर इवेंट हो गया। अब माना आपका कुछ नहीं आएगा तो फिर 0/2 इट मीन 0, तो वह एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गई। जब आप जानते हो उत्तर तो सही आएगा ही, इसका मतलब श्योर इवेंट है, श्योर इवेंट है, उसकी प्रायिकता कितनी हुई? 1। तो आप देखें, उत्तर सही है कौन वाला? जानने वाले की, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। उत्तर सही है किसके द्वारा? जो अनुमान लगाता है उसका दिया है 1/4, यानी अनुमान लगाने वाले का। भाई उत्तर जानने वालों की प्रोबेबिलिटी इतनी है, अनुमान लगाने वालों की प्रोबेबिलिटी है। अब जो जानता है उसका उत्तर जानता है सही उत्तर है, मतलब सही उत्तर बराबर 1, और अनुमान लगाता है उसका सही उत्तर बराबर 1/4। अब कह रहा है कि भैया इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि उत्तर तो सही है, लेकिन वो उसने बताया है, देखिए 1 मिनट, तो ज्ञात इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, यदि ये ज्ञात है कि उसने उत्तर सही दिया है। उत्तर तो सही दिया है, लेकिन उस व्यक्ति ने दिया है जो वो जानता है। जानता है मतलब इवन, मैंने कहा जो पहले वाली बात बाद में पूछी जाती है, याद रखिएगा। अच्छा, आप चाहते क्या हो कि जानने वाला सही उत्तर दे दे, यानी A/E1, ये तो आप चाहते हो। अच्छा, कर क्या सकते हो? पहला व्यक्ति यानी जानने वाला उत्तर सही दे सकता है, ऐसा हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि अनुमान लगाने वाला उत्तर सही दे सकता है, A/E2। चलिए डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू 3/4 गुणा 1, और 3/4 गुणा 1 प्लस 1/4 ये हो गई, और 1/4 अब लघुत्तम ये हो गया 3/4, और ये 3/4 प्लस 1/16, तो 3/4 है बेटा। यहाँ लघुत्तम कितना हो गया? 16। 4 4 4 3 12, 4 6 16, 4 4 3 12, और यहाँ 1 हो गया।
तो ये 3/4 हो जाएगा 13/16, या बराबर आप कर सकते 3/4 गुणा 16/13, 4 चौक 16, 4 × 3 = 12/13 इसका आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, 3 होते तो यहाँ 3 हो जाते। मैं समझता हूँ बीज थ्योरम आपको समझ में आई होगी फुल्ली तौर से। और डियर स्टूडेंट, देखिए आज आपका जो सिलेबस है वो पूर्णतः समाप्त हो चुका है। मैं कल कोशिश ये करूँगा कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको लेके आऊँगा, जो हो सकता है संभवतः पेपर में आ सकते हैं। मैं इस बात को श्योर तो नहीं कहूँगा, लेकिन क्योंकि एक्चुअल क्या है, यूट्यूब पे अधिकतर लोग झूठ का ज़्यादा सहारा लेते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ से थोड़ा-सा अपने आप को अलग रखना चाहता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, और आगामी मैंने बताया है कि अप्रैल से मैं बहुत शॉर्ट वीडियो और बहुत क्लियर करके बनाने का प्रयास करूँगा, कि जिससे कि किसी स्टूडेंट को कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम ना हो, कभी किसी ट्यूशन या इत्यादि में। वो पढ़े ट्यूशन, मैं इस बात का विरोध नहीं करता, लेकिन उसको कहीं प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। दूसरा ये है कि आपका कोर्स तो कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको कल, उम्मीद मैं समय निकालता हूँ कल के लिए, तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि बहुत डीपली तौर से आपको समझाया जाए। बहुत डीपली तौर से जो है कुछ क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट करूँगा और कोशिश करूँगा कि वो क्वेश्चन निकलें। ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि जो पेपर में आए। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।